नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात के उद्घाटन की, स्वामी प्रसाद के विवादित बयान की और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। 10 जनवरी 2024 ये दिन गुजरात के लिए काफी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि इस समिट में 34 भागीदारी देश हैं और 16 संगठन हैं जो इस समिट में भागीदार बनकर सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें, इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो निवेशकों को और एक साथ एक सोच वाले लोगों को साथ में लाना है। साथ ही इस समिट का विषय है गेटवे थ्रू द फ्यूचर। साथ ही इसके उद्घाटन में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई भी बताया। साथ ही कई सारी बातें जो है भारत के भविष्य को लेकर और विकास की रफ्तार तेज करने को लेकर कही। और आपको बताएं कि इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हुए हैं। साथ ही 34 देश के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी नेता हैं, वो भी समिट में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही आपको ये बताएं कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक ये वाइब्रेंट गुजरात समिट चलने वाला है और ये इसका 10वां संस्करण होगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील भाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयानों को चलते घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने विवादित बयानों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी उसे बिल्कुल सही ठहराया गया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन को देखते हुए ये गोलियां चलवाई गई थी। जिस तरीके से राम मंदिर के सेवक वहां पहुंच रहे थे, जब उस समय समाजवादी सरकार थी, तो उसमें जो है समाजवादी सरकार में जो है गोली चली थी कार सेवकों पर। तो लगातार इसके बयान जो है लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा है कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश का बड़ा पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद ने आगे भी कहा है कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। वही सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि 33 साल पहले 1990 में अयोध्या में हनुमानगढ़ जा रहे कार सेवकों को गोली चलवाई गई थी। तब यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं को भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं ने प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद को 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपना विवादित बयान दिया है, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी वो काफ़ी ठीक ठहराया गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कानून की और न्यायपालिका को लेते हुए, उन्होंने कहा है कि आखिरकार इस तरीके का कानून पूरी तरीके से सुरक्षित था। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से साधु संतों का जाना जो अयोध्या पहुंचने लगे थे, तो बता दें 1.5 से 1.5 किलोमीटर के अंदर बाबरी मस्जिद थी, तो उसको बैरिकेडिंग करके पुलिस ने सुरक्षित किया गया था। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मणिपुर में शुरू होने जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से हरी झंडी दिखाने की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। आपको बता दें कि मणिपुर के गृह विभाग ने इसकी इजाज़त कुछ शर्तों के साथ दी है। बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर जो है पहले कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो उनकी जो रैली है उसके लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन जब कांग्रेस ने इसका मुद्दा उठाया, तब मणिपुर के गृह विभाग ने कुछ शर्तों के साथ उनकी यात्रा को निकालने के लिए मंजूरी दे दी। बता दें मणिपुर में हिंसा को देखते हुए पहले राज्य सरकार ने कांग्रेस की इस यात्रा को इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद जब कांग्रेस की ओर से यह मुद्दा उठाया गया तो मणिपुर के गृह विभाग ने को इजाजत दे दी।
उसके बाद इफल पूर्व के डीएम ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए शर्तों के साथ इजाजत दी। शर्त के मुताबिक यात्रा की शुरुआत के दौरान सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी लोग शामिल होंगे उनके नाम पहले ही प्रशासन को भेजने होंगे। ये आदेश गृह विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही दे दिए थे, जिसके चलते इस यात्रा को मंजूरी मिली। बता दें कि अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, जिसको मणिपुर ने हरी झंडी दिखा दी है। कैमरा पर्सन सुशील बैल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। योगी आदित्यनाथ आज बरेली में आए। आपको बता दें, जैसे ही वो बरेली में आए पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जैसे ही वो आए उसके बाद में उन्होंने मंच साझा करा, वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण शुरू करे। आपको बता दें, जब योगी आदित्यनाथ अपने मंच पे संबोधन कर रहे थे तो तरह तरह के कार्यकर्ता वहाँ पे जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। वहीं आपको बताया जाए तो 2024 का शंखनाद एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके शुरू कर दिया है और एक कार्यकर्ताओं से लेकर प्रत्याशियों में अपने जोश भर के चले गए। वही आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जो 2024 में जो आने वाली चुनाव है उसको लेकर बीजेपी को मजबूत करें। वहीं उन्होंने कहा है कि जो नाथ कॉरिडोर जो बन रहा है वहाँ पे कई हजारों का जो काम चल रहा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य में भी लगातार उनकी सरकार काम कर रही है, बरेली में काम कर रही है। वहीं उनका सीधा सीधा आरोप लगाया, उन्होंने पुरानी सरकारों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा पहले की सरकार थी जो जाति, बिरादरी, धर्म देखकर सीधे सीधे अपनी योजनाओं का फायदा देती थी। वहीं भाजपा एक ऐसी सरकार है जहाँ पे कोई जाति, धर्म नहीं देखकर सीधे सब लोगों को निचले तबके तक पर उसके जो योजना है उसका फायदा मिल रहा है। वहीं उन्होंने बरेली के बारे में कहा, उन्होंने कहा बरेली, अलीगढ़ और रामपुर, मुजफ्फरनगर पहले कर्फ्यू के नाम से जाने जाते थे। वहीं अब जब कांवरिये सावन में आते हैं तो यहाँ पे पुष्पमाला यहाँ पे करी जाती है, उनका स्वागत करा जाता है। वहीं उन्होंने पहले कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में यहाँ पे काफ़ी बुरी स्थिति थी और अब यहाँ पे लगातार एयरपोर्ट, एम्स और यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लगातार निरंतर की राह पर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने अयोध्या मंदिर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर भी बरेली वासियों से कहा। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने घर में 5 दिए जलाए और यहाँ पे भगवान राम की पूजा करे। उन्होंने कहा है कि हर आदमी अपनी कॉलोनी के पास में वाले मंदिर पर रामायण का पाठ करे और सुंदरकांड का पाठ करे और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें, ये सारा संबोधन करके जब वो जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने संबोधन शुरू करा तो जय श्री राम से अपना संबोधन शुरू करा और जय श्री राम से अपना संबोधन समाप्त किया। सनी गोस्वामी, इंडिया वाइज। तो वहीं प्रयागराज में भव्य कुंभ मेले का अब मेले को लेकर के एक अभियान चलाया गया। क्या है ये अभियान, किसने किया इसका शुभारंभ, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्लास्टिक मुक्त माघ मेला और कुंभ की आयोजन को लेकर के आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इस अभियान की आज शुरुआत की है। दरअसल अब से कुछ दिन बाद प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले का आयोजन होगा, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। ऐसे में प्लास्टिक मुक्त रहे, इसके अभियान की शुरुआत की है। 2025 में कुंभ का आयोजन इसी संगम तट पर होना है, जिसको लेकर के भी तैयारियां अभी से जोरों शोरों से शुरू है। तो ऐसे में आज बाकायदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है। जिस तरह से 2019 में जो कुंभ का आयोजन किया गया था उसमें जिस तरह से सफाई व्यवस्था की गई थी और प्लास्टिक मुक्त रखा गया था, जिसकी हर तरफ तारीफ की गई थी, प्रधानमंत्री भी इस पूरी प्रक्रिया से बहुत खुश हुए थे और उन्होंने जो सफाई कर्मी उनके पांव पखारे थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस बार भी अभी से ही कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि 2025 का कुंभ होगा उसमें भी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खास तौर से जो माघ मेला अभी कुछ दिन बाद होने वाला है वो एक तरह से 2025 का रिहर्सल माना जा रहा है, इसलिए अभी से इसकी शुरुआत की गई और बाकायदा आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। प्रयागराज। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ने उन्हें बयानबाजी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करा है, लेकिन सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से सियासत गर्म है और जिस अंदाज के चैंपियन जाने जाते हैं उसको लेकर अब एक और नई सियासत शुरू हो गई है। यानी बीजेपी के इन कारण बताओ नोटिस के बाद उनका सीधे तौर पर वापस जाने का जो इरादा है वो भी यहाँ पर सुर्खियों में आने लगा है। सोशल मीडिया पर कई तरह खबरें चलने लगी कि चैंपियन वापस कांग्रेस में भी जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का माहौल
इसीलिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का मानना यही है कि जो भी पार्टी लाइन से विपरीत काम करेगा, जो भी पार्टी लाइन से बाहर आकर काम करेगा, उसको इसी प्रकार अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो फिर बड़ी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा सकती है। पूर्व में भी बड़बोले बयानों के चलते कॉर्पोरेशन चैंपियन कई बार पार्टी के सामने अपनी प्रकट करा चुके हैं, पार्टी के सामने अपनी सफाई दे चुके हैं। ऐसे में अब उनको इस बार क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। कैमरामैन अफरा साथ अभय कंट्रा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित तौर पर आबकारी घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से दोनों नेताओं की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। दरअसल बताना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर आबकारी घोटाले में दोनों नेताओं को पिछले लंबे समय से जेल में बंद है और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद 20 जनवरी तक दोनों नेता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो सांसद संजय सिंह है उन्हें अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तब से ही दोनों नेता लगातार जेल में बंद है और उनकी जो न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर के आज एक बार फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें आगामी 20 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो थमती है या फिर आगे और बढ़ती हुई नजर आती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं लखनऊ में घोषित हुई है फलपट्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुभम पांडे। लखनऊ के बक्सी का तालाब के 82 गांवों को फलपट्टी में घोषित किया गया। एक सरकारी गजट में फलपट्टी घोषित किया गया, उसके बावजूद भी वहां पर लगातार जो अधिकारी हैं धारा 80 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार जो अधिकारी हैं बीकेटी में मौजूद जो जिम्मेदार महकमा है पूरी तरीके से धारा 80 करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी डीलरों का बोलबाला है, जो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मनमानी देखी जाती है। उनकी मनमानी के जरिए सैकड़ों बीघा जो ज़मीन है उसको आवासी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन गजट की अगर बात करते हैं तो गजट में जो 82 गाँव आते हैं उसको देखते हुए उस गजट के हिसाब से आवासीय जो है नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके अधिकारियों ने जो फलपट्टी क्षेत्र था उस क्षेत्र के सभी गाँव में जो है आवासीय घोषित की है। आवासीय जो निजी कंपनियां हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ बोलबाला है, जिसके चलते जो आवासीय है आवासीय जो कॉलोनियां हैं उनको विकसित करने का जो काम है वो किया जा रहा है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से राहुल पाठक के साथ। तो वहीं अयोध्या के ब्रह्मकुंड पहुंची इंडिया वॉइस की टीम और लग्जरी सिटी का जायजा लिया है। कैसा है लग्जरी टेंट सिटी, बता रहे हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है वो अपने में ऐतिहासिक और भव्य होने वाला है। इसी कड़ी में हम ब्रह्मकुंड टेंट सिटी में मौजूद हूँ। अयोध्या की जो खबरें हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जो खबरें और जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी की जो खबरें रहे लगातार आपको इंडिया वॉइस आपको अवगत करा रहा है। इसी कड़ी में हम ब्रह्मकुंड टेंट सिटी में मौजूद हूँ, जो बिल्कुल 5 स्टार के होटलों के रूम के तरह बिल्कुल बनाया गया है। मैं आप इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को बिल्कुल अंदर लेके चल के दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ तौर पर देखें कि किस तरह से टेंट सिटी में बनाया गया है, जिसमें जो बाहरी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है वो अपने में बेहद ही ऐतिहासिक होगा और आने वाले तमाम जो भी राम भक्त होंगे उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा इस टेंट सिटी को बनाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस टेंट सिटी में लगभग 30 इसी प्रकार के रूम बनाए गए हैं जो बिल्कुल एयर कंडीशन से लैश है। आपको बता दूं कि साथ ही साथ इसके बाद ही आप बिल्कुल आप तस्वीरों में बिल्कुल आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने आने वाले राम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चेयर रखे गए हैं कि मॉर्निंग में जो भी राम भक्त होंगे बैठ के लुत्फ उठा सके, मौसम का लुत्फ उठा सके। साथ ही साथ स्नैक्स हो, ब्रेकफास्ट हो,
हो यहीं पर वो कर सकें। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक संध्या राम के नाम पर कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो देश भर में देखने को मिल रही है। अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के जो बन्नू ग्राउंड है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और साथ साथ जो कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 जो खास कलाकार हैं वो इसमें शामिल होंगे जिसमें कैलाश खेर जिससे पूरे विश्व भर रूबरू है। वहीं अगर बातचीत की जाए तो भजनों के सुल्तान कहे जाने वाले कन्हैया मित्तल भी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और हज़ारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आएगी क्योंकि कन्हैया मित्तल और साथ साथ कैलाश खेर के जो भजनों के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहा जा सकता है जो राम राज्य की जो कल्पना 500 सालों से की जा रही थी वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है और जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो देश भर में देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, साथ साथ शोभा यात्रा और इसके साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं राम के। तो कहीं ना कहीं तो राम में होने वाला है कुछ दिनों में जिस तरह से 22 जनवरी तक इस तरह का माहौल ही पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का इसे आगाज भी कहा जा सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो वहीं सिद्धार्थनगर में ईवीएम की गुणवत्ता को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। ईवीएम की गुणवत्ता को लेकर नौगढ़ तहसील में जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ईवीएम की गुणवत्ता को जांच की और लोगों को बताया कि जो है इस तरह से ईवीएम की जो है गड़बड़ी जो बताई जा रही है इससे आप खुद चेक कर सकते हैं और 1 महीने तक ये लगाया गया कि 1 महीने तक ये लगा रहेगा। तहसील में जो भी अगर उनके खिलाफ कह रहा कि ईवीएम में खराबी है या कुछ गड़बड़ी है तो वो खुद चेक कर सकता है। इसकी गुणवत्ता को लेकर तहसील में ईवीएम लगाई गई है। जिलाधिकारी ने उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां मौके पर सदर एसडीएम ललित कुमार भी मौजूद रहे और वहां की गुणवत्ता जो ईवीएम की है बताया गया। किस तरह से वहां लोगों ने वोट डाल के चेक भी किया कि किस तरह से वोट जो बताया जा रहा विपक्ष के द्वारा कि खराब है, ईवीएम पे घोटाला है, तो उसमें ये जांच की आप परख सकते हैं जांच करके कि गलत है या सही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं चंदौली में एसपी के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। चंदौली डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज सीओ सदर राजेश कुमार राय के नेतृत्व में बैंकों में चेक इन अभियान चलाया गया जिसमें बैंक में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही सीओ सदर राजेश कुमार राय द्वारा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया। साथ ही जो बैंक में लगे सुरक्षा गार्ड थे उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए राजेश कुमार राय ने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नज़र बनाए रखें। साथ ही बैंक के बाहर खड़े वाहनों को भी चेक किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यालय, जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न शाखाओं पे सीओ सदर राजेश कुमार राय के नेतृत्व में ये विशेष चेक इन अभियान चलाया गया। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। तो वहीं अमरोहा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां पर घर में सो रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की हीटर के चलते दम घुटने से मौत हो गई है, जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए सभी के शव को पीएम के लिए भेज दिया है और इसमें जाँच पड़ताल करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदनंगली थाना क्षेत्र के गाँव ढक्का का है, जहाँ पर एक ही परिवार के 6 लोग जो कि कमरे में सो रहे थे, जिसमें से
हीटर चल रहा था। हीटर में दम घुटने की वजह से 6 की मौत हो गई, जबकि इसमें एक गंभीर रूप से घायल है जिसको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं सारे मामले में इसमें जानकारी मिलने के बाद जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेते हुए सभी के शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है और इसमें वैधिक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं जनपद में जिस तरह से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, जिलाधिकारी ने इसमें जो भी उनके प्रशासनिक स्तर से मदद करने की बात कही है और साथ ही जो घायल है उसका बेहतर इलाज करने की बात भी कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं हरदोई में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने एक खुलासा किया है। क्या है खुलासा, बता रहे हमारे संवाददाता अनंत त्रिवेदी। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। आपको बता दें, हरदोई पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 लाख रुपए नगद और कुछ ज्वेलरी जिसमें कि अंगूठी और पायल हैं, पुलिस ने बरामद किया है। आज पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने घटना का खुलासा कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीते दिन एक हरियावा थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी और बेनीगंज थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी। हालांकि पुलिस ने दोनों चोरों के पास से कुल नकदी बरामद की है, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ते ही चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल में ही शटर तोड़कर चोरी हुई है। आज भी बेनीगंज गौसगंज चौकी में, और जहां पर आपको बता दें कासिमपुर थाना क्षेत्र की गौसगंज चौकी है, जहां पर सराफा व्यापारी की यहाँ चोरी हुई है। लेकिन पुलिस भी शांति से नहीं बैठी, लगातार चोरी जो चोर कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा पुलिस कस रही है। अब देखना ये होगा कि जो आज चोरी हुई है सराफा व्यापारी के यहाँ, कि पुलिस कितनी जल्दी इसका खुलासा कर पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो वहीं चंदौली में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता पवन पांडे। अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा में बीती रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने, जो कि दर्जनों की संख्या में थे, एक दुकान पे धावा बोल दिया। हालांकि जब वो रात्रि में जब वो पहुंचे, वहीं उनकी खटपट की आवाज़ से जो मकान मालिक थे वो जग गए और वह तुरंत नीचे आए। और वहीं इसी बीच जो बदमाश और मकान मालिक के बीच हाथापाई हुई, जिसमें मकान मालिक जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनका पुत्र भी प्रिंस जो थे वो भी घायल हो गए। वहीं घायल को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना जो थी, एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर एसपी मौके पर पहुंचे, साथ ही वहां पे फोरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं इस घटना को लेकर के एसपी चंदौली डॉक्टर अनिल कुमार ने टीम गठित कर दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते एक भीषण आग हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। प्लास्टिक व अन्य सामान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसके चलते आग में लगभग 30 से 35 लाख रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके के गूलर रोड से सामने आई है, जहां देर रात प्लास्टिक व अन्य सामान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग के बाद तत्काल ही जानकारी मिलते दमकल विभाग और क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। इधर बताया जाता है कि प्लास्टिक के गोदाम के ऊपर ही गोदाम मालिक का पूरा परिवार रहता था। तो वहीं दमकल विभाग ने तत्काल रेस्क्यू कर सकुशल परिवार के 4 सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इधर गोदाम स्वामी विपिन जैन के द्वारा बताया गया कि उसके गोदाम में लगभग 30 से 35 लाख रुपयों का प्लास्टिक व अन्य सामान मौजूद था। हालांकि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का कारण बताया जा रहा। तो वहीं विपिन जैन के द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के चलते उसके गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इधर जानकारी मिलते ही दमकल विभाग व क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में आग बुझाने का रेस्क्यू ऑपरेशन दमकल विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया। दमकल विभाग की 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लगभग 30 से 35 लाख रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी प्रथम अभय पांडे के द्वारा बताया गया है, हमारे द्वारा तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन सूचना मिलते ही शुरू कर दिया था। परिवार के 4 लोग तीसरी मंजिल पर फंसे हुए थे,
दमकल विभाग ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर चारों परिवार के लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। हालांकि इस पूरी घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गोदाम में लगभग 30 से 35 लाख रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।